स्टार एक्ट्रेस पत्नी को डर था कि शादी के बाद मैं उसे धोखा देकर किसी और के साथ अफेयर करूंगा, इसलिए उसने पूरे घर में छुपे हुए कैमरे लगवा दिए और पूरे समय की लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू कर दी। लेकिन मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उस दिन जैसे ही मेरी पत्नी घर से बाहर निकली, मैंने तुरंत एक वॉइस मैसेज भेजा, मेरी पत्नी काम पर चली गई है, तुम आ सकती हो। मेरी ये बात खत्म होते ही लाइव रूम में हंगामा मच गया। ओ माय गॉड, ये तो सच में बहुत बड़ा चीटर है। इतनी खूबसूरत पत्नी होने के बावजूद ये बाहर अफेयर करने जा रहा है। उस वक्त रास्ते में जा रही वेई वेई ने मोबाइल देखा और उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। क्या मुझे कोई धोखा देकर मेरे ही घर में सेंध लगा रहा है? उसे खुद पर पूरा भरोसा था, तभी उसने ये लाइव शुरू किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी टेस्ट में फेल हो जाऊंगा। तभी मेरे फोन पर घंटी बजी। मैंने वॉइस मैसेज खोला। एक बेहद खूबसूरत महिला की आवाज बाहर आई, ठीक है, मैं 15 मिनट के अंदर पहुंच जाऊंगी। इस वॉइस मैसेज के बाद लाइव रूम और भी ज्यादा गर्म हो गया। लगता है बात सच है, ये लड़की तो काफी जल्दी में है, सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएगी। सच में देखना है कि ये औरत दिखती कैसी है। इस वक्त वेई वेई भी बेचैन हो गई थी। उसका मन कर रहा था कि तुरंत घर वापस भागे और उस ग्रीन टी गर्ल को वहीं जाकर सबक सिखा दे। ये देखकर शो के डायरेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है बात वैसी न हो जैसी तुम सोच रही हो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वेई वेई ने ठंडे चेहरे के साथ लाइव स्क्रीन को घूरते हुए देखा। लाइव रूम में मौजूद फैंस ने वेई वेई का इतना ठंडा चेहरा देखा तो सब उसे कमेंट्स के जरिए सांत्वना देने लगे, लेकिन वेई वेई ने जैसे कुछ देखा ही नहीं, बस स्क्रीन पर मुझे घूरती रही। फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी हिम्मत इतनी ज्यादा हो सकती है। मैं सच में किसी दूसरी औरत को घर बुलाने की हिम्मत कर रहा था। क्या मुझे डर नहीं था कि वो अचानक घर वापस आ जाएगी? तभी स्क्रीन में दिख रहा मैं अचानक फोन उठाता हूं और वेई वेई को कॉल कर देता हूं। वेई वेई का चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज का लहजा थोड़ा ठीक किया और रोज की तरह फोन उठा लिया। हस्बैंड, कुछ काम था? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि तुम सेफली ऑफिस पहुंच गई हो या नहीं। मेरी बात सुनकर वेई वेई का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया। अगर पहले की बात होती तो मेरी ये बात सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त वेई वेई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैंने उसे कॉल उसकी चिंता करने के लिए नहीं किया था, बल्कि इसलिए किया था ताकि वो अचानक घर वापस ना आ जाए। वेई वेई ने बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया। मैं ऑफिस पहुंच गई हूं, अभी रखती हूं। ठीक है, पहुंच गई हो तो अच्छा है। रात के लिए जो खाना मैंने ऑर्डर किया है वो सब तुम्हारी पसंद का ही है, मैंने हंसते हुए कहा। 2-4 बातें करने के बाद मैंने फोन रख दिया। लाइव रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मैंने कहा था ना, ये तो पूरा खिलाड़ी है। ये कॉल सिर्फ इसलिए किया था कि कंफर्म कर सके कि वेई वेई अचानक घर वापस तो नहीं आएगी, है ना? डायरेक्टर रूम में छोटी असिस्टेंट ने वेई वेई के ठंडे चेहरे को देखते हुए पूछा, वेई वेई दी, क्या वो आमतौर पर भी आपको ऐसे फोन करता है? वेई ने दांत पीसते हुए कहा, 1 महीने में कम से कम 10 बार ऐसे फोन करता है। ये सुनकर छोटी असिस्टेंट तुरंत हैरान रह गई। इतनी बार? बगल में खड़ा डायरेक्टर भी पूरी तरह चौंक गया। क्या उसके पास 6 किडनी है? लाइव रूम में सीधे धमाका हो गया। हर तरफ उस चीटर को लेकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग ये भी कहने लगे, अगर वेई वेई से तलाक ले लेती है तो? उसे ये सब मंजूर था, लेकिन मुझे इसकी जरा भी खबर नहीं थी। इस वक्त मैंने अभी अभी एक केतली में पानी गर्म किया था और सोफे पर बैठकर मोबाइल चला रहा था। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनते ही लाइव रूम में अचानक सन्नाटा छा गया। वो औरत आ गई थी। डायरेक्टर रूम में बैठी वेई वेई ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी नजर स्क्रीन पर जम गई। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। जल्दी अंदर आओ। मैंने एक जोड़ी चप्पल निकालकर जमीन पर रख दी। तभी एक लंबी, खूबसूरत और लंबे बालों वाली लड़की अंदर आई। वो झुककर चप्पल पहनने लगी। उसके झुकने का अंदाज और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। फिर वो मेरे साथ सोफे पर आकर बैठ गई। जैसे ही लाइव रूम में लोगों ने उस लड़की का चेहरा देखा, फिर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओ भाई, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। बॉडीकॉन स्कर्ट, मेरी फेवरेट है। डायरेक्टर रूम में वेई वेई ने ये सब देखा तो उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वो लड़की करीब 25-26 साल की लग रही थी और इतनी खूबसूरत भी थी। फिर मुझे पहले भेजे गए वॉइस मैसेज को याद करके वेई वेई ने अब पूरी तरह तय कर लिया था कि मैं उससे धोखा कर रहा हूं। इस वक्त वेई वेई का मन कर रहा था कि तुरंत घर पहुंचकर मुझसे सवाल करे। ये देखकर बगल में खड़े डायरेक्टर ने जल्दी से उसे समझाया, वेई वेई, पहले शांत हो जाओ, चलो देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। वेई कुछ नहीं बोली, बस ठंडी नजरों से स्क्रीन पर चल रहे सीन को घूरती रही। स्क्रीन पर मौजूद लड़की मुझे कुछ नाराज होकर देखने लगी। मैं तंग आ चुकी हूं। हर बार ऐसा ही होता है। मैं आखिर कब तुम्हें खुलेआम ढूंढ सकती हूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्द ही। 1 महीने बाद तुम खुलेआम यहां आ सकती हो। मैं वेई वेई को सब सच बता दूंगा। उसके बाद हमें इस तरह छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये बात लाइव देख रहे फैंस ने सुनी, लेकिन उन्होंने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया।
ओ भाई, लगता है ये वेई वेई से तलाक लेने वाला है। वेई वेई बहुत बेचारी है। वेई वेई रोना मत। डायरेक्टर रूम में बैठी वेई वेई अब अपने आंसू रोक नहीं पाई। क्या ये मुझसे तलाक लेने वाला है? कमीना। वेई वेई रोते रोते मुझे गालियां देने लगी। बगल में खड़े डायरेक्टर ने उसे एक टिश्यू दिया। वेई वेई, पहले रोना बंद करो। अगर वो तुमसे तलाक लेना चाहता है तो पहले प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में सोचो। लेकिन वेई वेई उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो एक तरफ अपने आंसू पोंछ रही थी और दूसरी तरफ स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए थीं। इधर कमरे में मौजूद जियांग यू ने मेरी बात सुनकर हैरानी से पूछा, तुम सच में अपनी पत्नी को सब कुछ बताने वाले हो? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। जियांग यू 5 साल पहले अपने दादाजी के जरिए मुझसे मिली थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके दादाजी मेरी बहुत इज्जत करते थे। उसने अपने दादाजी से यह भी पूछा था कि वो मेरी इतनी इज्जत क्यों करते हैं, लेकिन उसके दादाजी ने ज्यादा कुछ नहीं बताया था। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं एक बहुत ही कमाल का इंसान हूं। जियांग यू ने हैरानी से पूछा, मुझे पता है कि तुम कभी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप कर चुके हो और वू दाओ को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हो। इसके अलावा ऐसा क्या है जो तुम्हें अपनी पत्नी के सामने कबूल करना है? मुझे भी बताओ। जियांग यू की ये बात सुनते ही लाइव रूम में धमाका हो गया। क्या बकवास कर रहा है? नेशनल टॉपर होकर प्रोग्रामर, वू दाओ को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर? ये तो बहुत फेक लग रहा है। इतनी भी झूठी तारीफ अच्छी नहीं लगती। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर और वू दाओ को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये तो देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है। डायरेक्टर रूम में वेई वेई और डायरेक्टर भी पूरी तरह हैरान रह गए। डायरेक्टर ने कंफ्यूज होकर वेई वेई से पूछा, वेई वेई, क्या ये सच है? इस वक्त वेई वेई ने रोना भी बंद कर दिया था। उसे भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी थी। फिर उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और सिर हिलाते हुए कहा, यह मुमकिन ही नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बस एक नॉर्मल इंसान है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि वो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर रह चुके हैं। और वू दाओ को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होना तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है। इतने सालों में मैंने उन्हें कभी इंपीरियल सिटी जाते हुए भी नहीं देखा। वेई वेई की ये बात लाइव रूम में मौजूद फैंस ने सुन ली। लाइव रूम में फिर से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। मुझे पता ही था कि ये बस डींगे मार रहा है। यह आदमी पक्का झूठा है। ये सब उस औरत के सामने खुद को बड़ा दिखाने के लिए बनाई हुई झूठी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पक्का लव स्कैमर है। एक वक्त में लाइव रूम के फैंस तरह तरह की भविष्यवाणियां करने लगे। इधर लाइव स्क्रीन पर मैंने मुस्कुराते हुए जियांग यू से कहा, 1 महीने बाद तुम्हें पता चल जाएगा, अभी नहीं। उस वक्त जियांग यू की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर तुम्हारी और क्या पहचान है? ऐसी कौन सी पहचान है कि मेरे दादाजी तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं? और ऐसी कौन सी पहचान है जिसे तुम्हें अपनी ही पत्नी से छिपाना पड़ रहा है? जियांग यू के मन में अब जिज्ञासा चरम पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मुझे लगातार चुप देखकर आखिरकार उसने दांत भींचकर कहा, ठीक है, तो मैं 1 महीने बाद तक इंतजार करूंगी। इसके तुरंत बाद जियांग यू ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी पत्नी को अगर पता चले कि तुम नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर रह चुके हो और वू दाओ को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो, तो क्या वो बहुत शॉक्ड नहीं होगी? ये सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक ठाक ही होगा। मेरी असली पहचान के सामने नेशनल टॉपर और प्रोफेसर होना तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त लाइव रूम के फैंस को भी शक होने लगा। पता नहीं क्यों ये सब सच जैसा लग रहा है। किसी को चेक करना चाहिए। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर कौन था, ये पता करना तो बहुत आसान है। कुछ ही देर में बहुत सारे फैंस इंटरनेट पर जानकारी सर्च करने लगे। डायरेक्टर रूम में शो के डायरेक्टर ने भी इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। 3 मिनट बाद डायरेक्टर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद जानकारी को देखते हुए कहा, सच में है, ये 2018 का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम टॉपर है। उसकी जानकारी सीधे लाइव रूम में दिखा दी गई। लाइव रूम के फैंस ने वो जानकारी देखी तो सब हैरान रह गए। ओ भाई, ये तो सच में, ओ माय गॉड, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर। हे भगवान, ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है। सच में नेशनल टॉपर है? सच है, मैंने भी चेक किया है। बगल में खड़ी वेई वेई भी पूरी तरह शॉक्ड हो गई। वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही जानकारी को खाली नजरों से देखती रह गई। ये सच में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर है। डायरेक्टर अभी भी मेरी जानकारी सर्च करता रहा। उसे 2018 में एक पत्रकार द्वारा मेरा लिया गया इंटरव्यू भी मिल गया। वीडियो में पत्रकार ने मुझसे पूछा था, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैंने शांत भाव से जवाब दिया, ये तो उम्मीद के मुताबिक ही था। मैं हमेशा से टॉपर रहा हूं। मेरे स्कोर की बात करें तो चीनी भाषा को छोड़कर बाकी सभी विषयों में हमेशा फुल मार्क्स आते थे। मेरी बात सुनकर पत्रकार भी कुछ देर के लिए चुप हो गया। इस वक्त लाइव रूम के फैंस ने भी वो इंटरव्यू वीडियो देख लिया। ओ भाई, इस बंदे ने चीनी भाषा को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स हासिल किए थे। गजब है भाई।
मान गए। इसमें तो कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं है। बंदे में सच में टैलेंट है। डायरेक्टर रूम में वेई पूरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। वो मेरी जानकारी और उस इंटरव्यू वीडियो को देखती रही। शादी के 5 साल से जिस हस्बैंड के साथ रह रही हूं वो असल में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर है। हालांकि वो पूरी तरह शॉक्ड थी, लेकिन उसे ये मानना ही पड़ा कि यह सच था। बगल में खड़ा डायरेक्टर इस वक्त बिल्कुल किसी क्यूरियस बच्चे की तरह था। उसने वेई की तरफ देखकर अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछा, शादी को 5 साल हो गए, क्या उसने कभी तुम्हें यह नहीं बताया कि वो पहले एक टॉपर हुआ करता था? वेई ने थोड़ा याद करने की कोशिश की। उसके दिमाग में ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं आई। वेई ने पूरे यकीन के साथ डायरेक्टर से कहा, उसने कभी नहीं बताया कि वो नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर रह चुका है? डायरेक्टर रूम में मौजूद लोग ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गए। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर, जिसे भी ऐसी अचीवमेंट मिलेगी वो कम से कम उसका थोड़ा बहुत दिखावा तो करेगा ही, है ना? खासकर जब वो रिलेशनशिप में हो। लेकिन उसने तो इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। लाइव रूम के फैंस भी इस बात पर चर्चा करने लगे। गजब है, अगर मैं नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर होता तो मैं पक्का इसका दिखावा करता, खासकर जब रिलेशनशिप में होता। अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी तारीफ करवाता और उसे अपने ऊपर फिदा करवाता। ये बंदा इतना लोकी कैसे रह सकता है? इतने सालों तक मैंने वेई को भी नहीं बताया। कहीं मैं कोई संत तो नहीं हूं? मेरे अंदर जरा भी दिखावे की इच्छा नहीं है क्या? शायद वो इंटरव्यू वीडियो में जैसा कह रहा था, ये उसके लिए बस उम्मीद के मुताबिक मिलने वाला रिजल्ट था। लाइव रूम में मौजूद 4 लाख लोगों में से ज्यादातर लोग मेरे फैन हो चुके थे। मेरे पास सिर्फ असली काबिलियत ही नहीं थी, बल्कि मैं काफी लोकी भी था। मेरे अंदर जरा भी दिखावा नजर नहीं आ रहा था, और यही बात लोगों को मेरी तारीफ करने पर मजबूर कर रही थी। अचानक लाइव रूम के फैंस ने एक दूसरे टॉपिक की तरफ बात मोड़ दी। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर होने की बात तो कंफर्म हो चुकी है। कोई ये चेक कर सकता है कि ये वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है या नहीं? हाँ, कोई चेक करो कि ये सच में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या नहीं। मैंने अभी इंटरनेट पर चेक किया। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के लिए अकादमिक फील्ड में कुछ खास योगदान देना जरूरी होता है। अगर ये सच में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है तो ये तो बहुत ही गजब की बात है। डायरेक्टर रूम में डायरेक्टर ने तभी कहा, मैं वुदाओको यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जानता हूं, मैं उन्हें फोन करके पूछता हूं। लाइव रूम के सारे फैंस डायरेक्टर पर नजरें गड़ाकर बैठ गए। सब जानना चाहते थे कि मैं आखिर सच में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं या नहीं। डायरेक्टर ने एक फोन नंबर डायल किया। कुछ सेकंड बाद फोन कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, डायरेक्टर, आज अचानक मुझे फोन कैसे कर लिया? डायरेक्टर ने काफी विनम्रता से कहा, एक चीज के लिए आपकी थोड़ी मदद चाहिए। दूसरी तरफ के आदमी ने बेझिझक कहा, क्या बात है? अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। डायरेक्टर ने कहा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैंने सुना है कि आपके स्कूल में शूजे नाम का एक प्रोफेसर है। पता नहीं आप उन्हें जानते हैं या नहीं? फोन के दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि नाम कुछ जाना पहचाना है। 1 मिनट, मैं चेक करता हूं। ठीक है, आपको तकलीफ दे रहा हूं। इसके बाद फोन पर लगातार कीबोर्ड चलने की आवाज आने लगी। 2 मिनट से भी कम समय बाद उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, मिल गया, वाकई शूजे नाम का एक प्रोफेसर है। वो 3 साल पहले प्रोफेसर बने थे। फोटो देखकर तो काफी कम उम्र के लग रहे हैं। क्योंकि डायरेक्टर ने फोन का स्पीकर लाइव कर रखा था, इसलिए लाइव रूम में मौजूद हर व्यक्ति उसकी बात साफ साफ सुन सकता था। ये सच में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। ओ भाई, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर और साथ में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी। लाइव रूम के सारे फैंस के चेहरों पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। डायरेक्टर रूम में वेई भी बेहद हैरान थी। उसे ये सब यकीन से बाहर लग रहा था। शादी के 5 साल से जिस हस्बैंड के साथ रह रही हूं वो असल में वुदाओको यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। इतना सब कुछ इतना क्रेजी कैसे हो सकता है? वेई ने तभी डायरेक्टर से कहा, क्या आप उनसे एक फोटो मंगवा सकते हैं? हो सकता है सिर्फ नाम एक जैसा हो। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि डायरेक्टर के फोन पर मैसेज आने की आवाज आई। वहां एक अभी अभी खींची गई प्रोफाइल फोटो थी। फोटो में शूजे ही था। सच में वही है। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर कंफर्म। वुदाओको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने की पहचान भी कंफर्म। आखिर ये इंसान है कौन? और ये सिर्फ 28 साल का है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि शूजे की उम्र सिर्फ 28 साल है। 28 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। वुदाओको यूनिवर्सिटी हमारे ड्रैगन किंगडम का सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय। शो के डायरेक्टर भी इस वक्त थोड़ा हैरान था। उसे लगा था कि शायद इस एपिसोड में काफी मजा आएगा, जैसे ये पता लगाना कि क्या मैंने कहीं सीक्रेट पैसे छिपाकर रखे हैं वगैरह। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस एपिसोड में जिस इंसान की जिंदगी को एक्सप्लोर किया जा रहा है उसकी ऐसी पहचान सामने आएगी। बगल में बैठी वेई भी इस वक्त पूरी तरह कंफ्यूज थी।
मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। उसे लगता था कि वो मुझे काफी अच्छी तरह समझती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी ऐसी पहचान भी है। कमीना, वेई ने दांत पीसते हुए मन ही मन मुझे कोसा। पति पत्नी के बीच तो एक दूसरे से ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन मैंने उससे इतनी बड़ी बात छिपाई। क्या वो मुझे अपनी पत्नी समझता भी है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? पहले जो कुछ हुआ था उसे देखकर वो औरत मुझसे मेरी दूसरी पहचान के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे बताने से मना कर दिया था। लगता है उसकी कुछ पहचान ऐसी हैं जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता। लाइव रूम में किसी ने कहा, तुम लोग कुछ डिटेल्स भूल रहे हो, उसकी शायद कोई और भी पहचान है। लगता है वो उसके बारे में नहीं बता सकता। तुमने नहीं कहा होता तो मैं भूल ही गया था। लगता है सच में उसकी कोई और पहचान है। चलो मैं गेस करता हूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। लाइव रूम के फैंस तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। उनकी क्यूरियोसिटी अब पूरी तरह बढ़ चुकी थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर मेरी और क्या पहचान है। इधर कमरे में जियांग यू ने मुझे बिल्कुल शांत देखकर बेबस होकर कहा, छोड़ो, अब नहीं पूछती। पूछने पर भी तुम बताने वाले नहीं हो। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि 1 महीने बाद तुम्हारा सीक्रेट क्या है। क्या उस वक्त मैं तुम्हारी सारी पहचान जान पाऊंगी? मैंने हल्के से सिर हिला दिया। 1 महीने बाद मैं जरा भी कुछ नहीं छिपाऊंगा। ये सुनकर जियांग यू ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। उम्मीद है कि तुमने जो पहचान मुझसे छिपा रखी है वो मुझे निराश नहीं करेगी। मैंने दिलचस्पी से जियांग यू की तरफ देखा। अगर मेरी असली पहचान ने तुम्हें निराश कर दिया तो? ये सुनकर जियांग यू ने गंभीर चेहरा बनाकर मेरी तरफ देखा। तो मैं तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करूंगी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बार मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। मैंने अभी इंटरेस्ट लेना शुरू ही किया था और वो तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं उसे सीधा बाहर निकाल दूंगी। हमारी ये बातचीत सुनकर लाइव रूम के फैंस हंसते हंसते बेहाल हो गए। ओ भाई, ये लोग तो कुछ भी बोलने से नहीं डरते। अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि तुम्हारा हस्बैंड काम का नहीं है। डायरेक्टर रूम में वेई ने भी हमारी बातचीत सुन ली। उसका चेहरा और भी ज्यादा ठंडा पड़ गया। पहले जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए, हालांकि जियांग यू मेरी रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन एक अकेला लड़का और एक अकेली लड़की इस तरह खुलकर बातें कर रहे थे। ये बात वेई को अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। वेई मन ही मन मुझे कोसने लगी। शादीशुदा हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि दूसरी लड़कियों से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए? तुम मेरा इंतजार करो। इधर स्क्रीन पर जियांग यू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लंच करना है। कम से कम 4 डिश और 1 सूप होना चाहिए, बिल्कुल स्टेट बैंक्वेट वाले स्टैंडर्ड का। मैं हल्का सा हंसा। तुम जब भी आती हो, क्या मैंने तुम्हारे लिए कभी अच्छा खाना नहीं बनाया? ये सुनकर जियांग यू संतुष्ट होकर मुस्कुरा दी। सामान मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा। असल में जियांग यू जब भी मुझसे मिलने आती थी तो उसका सबसे बड़ा मकसद मेरा खाना खाना होता था। 4 साल पहले उसने मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाया था और उसके बाद से वो मेरे हाथ के खाने की पूरी तरह दीवानी हो गई थी। इस वक्त लाइव रूम में खूब हलचल मची हुई थी। ओ भाई, इस बात का मतलब तो शू जे का खाना इतना अच्छा है। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर, वुदाओ को यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, और खाना बनाने में भी इतना कमाल। अगर ये मेरा हस्बैंड होता और मुझसे झगड़ा करता तो मैं खुद को ही थप्पड़ मार लेती। डायरेक्टर रूम में डायरेक्टर ने वेई की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम्हारा हस्बैंड सच में बहुत अच्छा खाना बनाता है? ये सुनकर ठंडे चेहरे वाली वेई ने दांत पीसते हुए कहा, शादी के बाद से इस कमीने ने सिर्फ एक बार किचन में कदम रखा है। उसने जो सब्जी बनाई थी वो अचार जैसी नमकीन थी। उसके बाद से मैंने उसे दोबारा कभी किचन में जाने ही नहीं दिया। वेई की बात सुनकर लाइव रूम और भी ज्यादा गर्म हो गया। मेरी तरह ही मैंने भी कभी अपनी सेकंड लेवल शेफ की पहचान अपनी पत्नी को नहीं बताई। अब मेरी पत्नी रोज खाना बनाती है भाई, लेकिन मेरा शेफ सर्टिफिकेट मेरी पत्नी को परसों मिल गया। उसके बाद उसने मेरी पिटाई कर दी। अब हर दिन खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। मैं रो रहा हूं। वेई ने ये कमेंट्स पढ़े तो उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल पड़ गया। शूजे, जब हम डेट कर रहे थे तब मैंने अपनी हर बात तुम्हारे साथ शेयर की थी। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन तुमने मुझसे इतनी सारी बातें छिपाकर रखीं। लाइव रूम के फैंस ने वेई के लगातार बदलते चेहरे के भाव देखे तो सब उसे छेड़ने लगे। वेई की आंखें देखकर लग रहा है कि शूजे की अब खैर नहीं है। इस वक्त फैंस भी मेरी कुकिंग को लेकर काफी क्यूरियस हो गए थे। सब देखना चाहते थे कि मैं आखिर खाना कितना अच्छा बनाता हूं। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। खाने का सामान आ गया था। मैंने जियांग यू की तरफ देखा। समय बहुत कम है, मैं बस कुछ सिंपल डिशेस बना देता हूं। केशुई बाईचाई, वेंसी टोफू, लायन हेड मीटबॉल, डोंगपो पोर्क। हाँ, ठीक है। जियांग यू ने खुशी से हामी भर दी। हालांकि वो और भी ज्यादा स्टेट बैंक्वेट वाली डिशेस खाना चाहती थी, लेकिन अभी साफ था कि समय कम था, इसलिए सिर्फ ऐसी डिशेस बनाई जा सकती थी जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा समय न लगे। मैं खाने का सामान उठाकर किचन में चला गया।
सब्जियां धोईं, साफ की और फिर पहली डिश बनानी शुरू की। वैनसी टोफू। मैंने एक पीस सिल्कन टोफू कटिंग बोर्ड पर रखा और उसे बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काटना शुरू किया। वैनसी टोफू में सबसे ज्यादा टेस्टिंग चाकू चलाने की स्किल की होती है। इसमें टोफू को हजारों बेहद पतली स्ट्रिप्स में काटना पड़ता है। इस वक्त लाइव रूम में और भी ज्यादा हलचल मच गई। ये चाकू चलाने की स्किल तो कमाल की है। शूजे को देखकर तो लगता है कि ये सच में प्रोफेशनल शेफ है। डायरेक्टर रूम में वेई मुझे सब्जियां काटते हुए देख रही थी और गुस्से से उसके दांत किटकिटा रहे थे। हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं था, लेकिन वेई खुद कई सालों से खाना बनाती थी। मेरी चाकू चलाने की स्किल देखकर ही वो समझ सकती थी कि मेरी कुकिंग काफी अच्छी है। बगल में असिस्टेंट ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हें पता चला कि शूजे खाना बना सकता है। उसने इतने सालों तक तुमसे ये बात छिपाकर रखी, अब तुम उसका क्या करोगी? ये सुनकर वेई ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, शो खत्म होने के बाद मैं उसे पूरी जिंदगी खाना बनवाऊंगी। लाइव रूम के फैंस ने वेई की ये बात सुनी तो सब हंस पड़े। हा, शूजे की तो अब खैर नहीं, बेचारा शूजे। उसे अभी तक पता ही नहीं है कि उसका सीक्रेट उसकी पत्नी को पता चल चुका है। मैं किचन में व्यस्त था। टोफू की बारीक स्ट्रिप्स काटने के बाद अब मैंने चिकन की बारीक स्ट्रिप्स काटना शुरू कर दिया। जियांगयू मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे काम करते हुए देख रही थी, जैसे किसी आर्टवर्क को एंजॉय कर रही हो। हर बार की तरह 10:30 से पहले मैं खाना तैयार कर दूंगा। तुम्हें 11:30 से पहले खाना खत्म करके यहां से निकलना होगा। मेरी पत्नी 11:30 बजे काम से वापस आती है। हाँ, पता है। कितना बोलते हो? जियांगयू ने नाराज होकर जवाब दिया। फैंस ने यह सुनकर ठहाके लगा दिए। ऐसा लग रहा है जैसे चोरी छिपे अफेयर चल रहा हो। अगर ये बात किसी और तरीके से वेई को पता चलती तो वेई को पक्का लगता कि शूजे उसे धोखा दे रहा है। डायरेक्टर रूम में वेई ने मेरी बात सुनी तो उसे गुस्सा भी आया और हंसी भी। इसे डर है कि मैं अचानक घर वापस ना आ जाऊं। अच्छा, तो अब देखना, जब ये खाना पूरा बना लेगा तब मैं इसे फोन करके बताऊंगी कि मैं घर वापस आ रही हूं। बगल में छोटी असिस्टेंट ने पूरा सीन अपने दिमाग में इमेजिन किया और हंस पड़ी। ये तो बहुत मजेदार होगा। इधर किचन में जियांगयू ने मुझे देखते हुए पूछा, दादाजी से सुना है कि नेशनल बैंक्वेट के हेड शेफ ने भी आपके साथ कुकिंग का मुकाबला किया था और हेड शेफ ने कहा था कि आपकी कुकिंग उनसे 3 पॉइंट बेहतर है। मैं काम करते हुए बोला, हाँ, ऐसी एक बात हुई थी, लेकिन ये कहना कि मैं उनसे 3 पॉइंट बेहतर हूं वो तो हेड शेफ की विनम्रता थी। मेरे हिसाब से हमारी कुकिंग स्किल लगभग बराबर है। फिर भी आप बहुत कमाल के हैं। जियांगयू ने मेरी तरफ एडमिरेशन से देखा। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर, वू दाओको यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ऊपर से नेशनल बैंक्वेट के हेड शेफ के बराबर कुकिंग स्किल। ये तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और सबसे बड़ी बात, आप दिखने में भी इतने हैंडसम हैं। किचन में मैं काम करते हुए जियांगयू से बातें करता रहा। समय देखते देखते 10:30 बज गया। मैंने सारी डिशेस तैयार कर ली थीं। खाना देखने में भी बेहद अच्छा लग रहा था और खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा था। मैंने एक कटोरी चावल परोसे और जियांगयू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जल्दी खाओ, खाना खत्म करो और जल्दी निकलो। जियांगयू ने आंखें घुमाईं। तुम्हारी पत्नी वैसे भी वापस नहीं आ रही, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैंने पानी का एक घूंट लिया और शांत होकर कहा, हालांकि मेरी पत्नी दोपहर में घर आकर खाना नहीं खाती, लेकिन कभी कभी वो लंच टाइम में घर आकर आराम भी करती है। तुम जल्दी खाओ, खाना खत्म करो और निकलो। जियांगयू ने कटोरी हाथ में लेते हुए कहा, अगर वेई ने देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। हम दोनों के बीच कुछ भी गलत नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन उसे इस बात पर भरोसा भी तो होना चाहिए। इसी वक्त डायरेक्टर रूम में वेई ने मोबाइल उठाया और मुझे फोन कर दिया। फोन बजता देखकर मेरे मन में अचानक एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। मैंने फोन उठाया और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए पूछा, क्या हुआ? मेरी पत्नी वेई ने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, हस्बैंड, ऑफिस की बिजली चली गई है। आज मेरी छुट्टी जल्दी हो गई। 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी। तुम घर पर रहना और मेरे लिए खाना बनाकर रखना। फोन पर उसकी बात सुनते ही मैं पूरी तरह घबरा गया। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन रखते ही मैंने घबराकर जमकर खाना खा रही जियांगयू से कहा, अब मत खाओ, वेई कुछ ही मिनट में घर पहुंचने वाली है। क्या? जियांगयू भी ये सुनते ही घबरा गई। अगर वेई ने उसे मेरे साथ अकेले खाना खाते हुए देख लिया तो फिर चाहे जितनी सफाई दें ये मामला साफ करना मुश्किल हो जाता। इस वक्त मैं कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। मैं जल्दी से किचन में गया, कुछ फूड कंटेनर निकाले और सारा खाना उनमें भर दिया। ये लो, जल्दी जाओ। जियांगयू ने घबराते हुए फूड कंटेनर लिए, जल्दी से जूते पहने और फौरन वहां से निकल गई। मैंने तुरंत प्लेट और कटोरियां समेट लीं। इसके बाद मैंने खिड़की भी खोल दी और 3 मिनट तक कमरे में हवा लगने दी। बर्तन धोने के बाद और ये सब काम निपटाने के बाद मैं हांफते हुए सोफे पर बैठ गया। मैंने समय देखा, फिर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ समय पर सब हो गया। बाल बच गया।
इधर लाइव रूम में मौजूद अनगिनत फैंस हंसते हंसते लोटपोट हो गए। डायरेक्टर रूम में वेई वेई और डायरेक्टर को भी ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। खासकर वेई वेई तो हंसते हंसते बेहाल हो रही थी। उसे बदला लेने के बाद एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके लिए यह अभी भी काफी नहीं था। वेई ने फिर से अपना मोबाइल उठाया। अगले ही पल जब मैंने वेई का फोन आते देखा तो मुझे हैरानी हुई। क्या हुआ? मेरी पत्नी वेई ने आह भरते हुए कहा। ओह हस्बैंड, ऑफिस की बिजली फिर से आ गई है। बॉस ने मुझे वापस ऑफिस बुलाया है। ये सुनकर मेरे मन में एक साथ न जाने कितने कमीने वाले ख्याल दौड़ गए, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल शांत होने का नाटक करना पड़ा। ठीक है, समझ गया। ये सुनकर वेई अपनी हंसी रोकते हुए बोली, दोपहर का खाना तुम अकेले ही खाना, मैं फोन रखती हूं। फोन रखने के बाद वेई खुशी से 2 बार हाथ हवा में लहराने लगी। लाइव रूम के दर्शक भी पूरी तरह हंस पड़े। शूजे अभी पक्का बहुत परेशान हो रहा होगा। इतनी मेहनत से खाना बनाया और खुद खाने से पहले ही सब खत्म हो गया। हा हा हा। डायरेक्टर रूम में वेई इस वक्त बहुत खुश थी। मैं उसकी पीठ पीछे दूसरी लड़की को घर लेकर आया था। हालांकि हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी उसके दिल में गुस्सा तो था ही। अब मुझे इस तरह परेशान करके उसके मन का आधा गुस्सा निकल गया था। शो के डायरेक्टर भी काफी खुश थे। इस एपिसोड का रिजल्ट उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा जा रहा था। लाइव रूम में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 5 लाख पार कर चुकी थी। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए वेई से कहा, अभी तो पहला ही दिन है और तुम्हारे हस्बैंड के इतने सारे सीक्रेट सामने आ गए। आज की स्थिति देखकर तो लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड के पास अभी और भी सीक्रेट हैं। शायद अगले कुछ दिनों में वो भी सामने आ जाएंगे। ये सुनकर वेई भी क्यूरियस हो गई। आखिर वो मुझसे और क्या छिपा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो जियांगयू तक को नहीं पता? नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर और प्रोफेसर होने की पहचान शायद वो इसलिए छिपा सकता है क्योंकि उसे इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी। कुकिंग एक्सपर्ट होने की बात शायद इसलिए छिपाई होगी कि कहीं मुझे रोज खाना न बनाना पड़े। लेकिन बाकी चीजें छिपाने की वजह क्या हो सकती है? सिर्फ वेई और डायरेक्टर ही नहीं, लाइव रूम के अनगिनत फैंस भी यही सोचने लगे। आखिर उसने अपनी कौन सी पहचान छिपा रखी है और वो उसे छिपा क्यों रहा है? इस वक्त हर कोई अंदाजा लगाने लगा कि शायद मेरी कोई और भी पहचान है। तभी लाइव स्क्रीन पे मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। मैंने फोन का स्पीकर ऑन करके उसे टेबल पर रख दिया। फोन कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ से एक अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई, प्रोफेसर शू, कोई काम था? बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? ये सुनकर मैं हंसा। आखिर तुम एक कंपनी के चेयरमैन हो, मैं तुम्हें क्या आदेश दे सकता हूं? अधेड़ उम्र के आदमी का लहजा बेहद सम्मान से भरा हुआ था। ऐसा मत कहिए, आप असली प्रोफेसर हैं। हमारी कंपनी आज जहां भी है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये सुनकर मैंने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बात को छोड़ो, हमेशा की तरह मेरे साथ थोड़ी देर बातें करो और फिर मुझे 1 लाख युआन ट्रांसफर कर देना। अधेड़ उम्र के आदमी ने हैरानी से पूछा, प्रोफेसर शू, आपके पास वैसे भी बहुत पैसा है, फिर आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं बताते? मैंने उसका जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 1 महीने बाद मैं अपनी पत्नी को सब सच बता दूंगा। उसके बाद हमें ये नकली फोन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, अगर आपकी पत्नी को पता चला कि आपके पास कितना पैसा है तो शायद उसका जबड़ा ही खुला का खुला रह जाएगा। हम दोनों ने थोड़ी देर बातें की और फिर फोन रख दिया। लाइव रूम में एक बार फिर धमाका हो गया। हर तरफ कमेंट्स की बाढ़ आ गई। ओ भाई, लगता है अब शूजे की छिपी हुई पहचान सामने आने वाली है। अभी फोन पर जो आदमी था वो किसी कंपनी का चेयरमैन था और वो शूजे से इतनी इज्जत से बात कर रहा था। लगता है शूजे के पास बहुत पैसा है। अगर इतना पैसा है तो अपनी पत्नी से क्यों छिपा रहा है? डायरेक्टर रूम में डायरेक्टर भी पूरी तरह हैरान था। उसे लगा था कि आगे का एपिसोड शायद शुरुआत जितना इंटरेस्टिंग नहीं होगा, लेकिन अब तो अचानक एक और बम फट गया था। छोटी असिस्टेंट ने क्यूरियोसिटी से वेई की तरफ देखते हुए पूछा, वेई दी, क्या तुमने कभी शूजे के बैंक अकाउंट का बैलेंस देखा है? वेई ने बेबसी से सिर हिला दिया। इस वक्त वो खुद भी सोच में पड़ गई थी। इन 5 सालों में उसने कभी नौकरी नहीं की। कभी कभार बाहर भी जाता है तो बस कुछ दिनों के लिए। उसके पास ज्यादा पैसे होने तो नहीं चाहिए। तभी लाइव रूम में किसी ने कमेंट किया, क्या वो किसी अमीर परिवार से है? वेई ने कमेंट देखकर जवाब दिया, मेरे सास ससुर ने तो बस एक छोटा सा सुपरमार्केट खोला है। उन्हें भी 10-20 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मेरा हस्बैंड किसी अमीर परिवार से नहीं हो सकता। वेई की बात सुनकर फैंस दूसरी दिशा में सोचने लगे, कहीं ये गैरकानूनी तरीके से कमाया हुआ पैसा तो नहीं? तुम लोग सोचो, आखिर वो अपनी पत्नी से क्यों छिपाएगा? हो सकता है इस पैसे का सोर्स ही गलत हो। वेई ने कमेंट्स देखे तो उसका चेहरा थोड़ा और पीला पड़ गया। बगल में छोटी असिस्टेंट ने उसे देखकर जल्दी से समझाया, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, वो भी सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। बगल में डायरेक्टर ने भी कहा, मेरा भी अचानक यही ख्याल आया है।
शूजे के पैसे शायद उसी कंपनी से आते हैं। इधर लाइव स्क्रीन पर मैं सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देख रहा था और काफी रिलैक्स नजर आ रहा था। अचानक मेरा फोन बज उठा। झांग अंकल, आज अचानक मुझे फोन कैसे कर लिया? फोन के दूसरी तरफ झांग अंकल हंसते हुए बोले, शूजे, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। कल तुम्हारे पास आकर थोड़ी ड्रिंक करते हैं। मैं हंस पड़ा। झांग अंकल, आपको मेरा बनाया खाना खाना है तो सीधे बोलिए। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। हमने कुछ मिनट तक बातें की और फिर फोन रख दिया। दूसरी तरफ जियांगनान शहर के जिंगान पुलिस ब्यूरो के ऑफिस में डायरेक्टर झांग जियानगुओ के होठों पर हल्की मुस्कान थी। दूसरे पार्टनर को एक्सप्लोर करना वाला ये प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग था। इस वक्त लाइव रूम के फैंस ने फिर से कमेंट्स करना शुरू कर दिया। कल कोई शू फेंग से मिलने आ रहा है और वो उसे झांग अंकल कह रहा था। क्या ये भी उस लड़की की तरह शूजे की कोई और पहचान सामने लाएगा? वेई वेई ने कमेंट देखकर थोड़ा याद करने की कोशिश की और कहा, मैंने किसी झांग अंकल के बारे में कभी नहीं सुना। बगल में छोटी असिस्टेंट थोड़ा परेशान होकर बोली, शूजे जितने लोगों को जानता है उनमें से आप कितनों को जानती हैं? वेई वेई ने थोड़ा सोचकर कहा, कुछ लोगों से मिली हूं। 2 साल पहले उसकी क्लास रियूनियन थी। मैं उसके करीब 20 से ज्यादा क्लासमेट्स से मिली थी, लेकिन अब मुझे उनके चेहरे भी ठीक से याद नहीं हैं। छोटी असिस्टेंट ने माथे पर हाथ मार लिया। तो उसके दोस्तों में से कितनों को जानती हैं? वेई वेई ने पक्के तौर पर कहा, एक को, लेकिन वो अभी विदेश में है। वेई वेई की बात खत्म होते ही उसका चेहरा और ज्यादा ठंडा पड़ गया। पहले वाली लड़की जियांगयू और अभी फोन पर बात करने वाला झांग अंकल, वो इनमें से किसी एक को भी नहीं जानती थी। और ये दोनों शूजे के साथ काफी करीबी लग रहे थे। इसी वक्त लाइव रूम के दर्शकों ने फिर कमेंट करना शुरू कर दिया, वेई वेई, तुम बहुत बेचारी हो। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे सब कुछ छिपाता है, उसकी पहचान और उसका अतीत, यहां तक कि वो किन लोगों को जानता है, तुम इनमें से कुछ भी नहीं जानती। वेई वेई ने कमेंट्स देखे तो उसके मन में भी थोड़ी शिकायत और दुख पैदा हुआ। आखिर मैं शूजे की पत्नी हूं। मैंने उससे अपनी हर बात शेयर की है, लेकिन उसने मुझसे सब कुछ छिपाकर रखा है। समय देखते देखते ऑफिस से छुट्टी होने का समय आ गया। वेई वेई ने डायरेक्टर से बात की और सीधे गाड़ी लेकर घर के लिए निकल गई। छोटी असिस्टेंट ने लाइव बंद करने के बाद थोड़ी देर झिझक कर डायरेक्टर से कहा, डायरेक्टर, प्रोग्राम को लाइव करने से दूसरों की प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। जैसे पहले जो लड़की खाना खाने आई थी, हमने उसे भी रिकॉर्ड कर लिया था। अगर उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया तो? डायरेक्टर ये सुनकर मुस्कुराया, टेंशन मत लो, इन सारी चीजों के बारे में प्रोग्राम टीम ने पहले ही सोच रखा है, हम इसे संभाल लेंगे। छोटी असिस्टेंट ने हल्के से सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह मैं खाना खाते हुए वेई वेई से पूछ रहा था, तुम दोपहर में वापस आकर खाना खाओगी? ये सुनकर वेई वेई तुरंत परेशान हो गई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। अगर वो दोपहर में घर आकर खाना खाती तो वो झांग अंकल को घर नहीं बुला पाता। पिछले कई सालों से हर कुछ दिनों में मुझसे यही सवाल सुनने की वजह से वेई वेई का गुस्सा फिर भड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने शांत चेहरे से जवाब दिया, दोपहर में वापस नहीं आऊंगी। इस वक्त लाइव रूम में पहले से ही अनगिनत फैंस इंतजार कर रहे थे। अजीब है, इसमें छिपाने जैसा क्या है? हाँ, कोई नॉर्मल दोस्त घर आए तो इसमें छिपाने वाली क्या बात है? फैंस पूरी तरह कंफ्यूज थे। लाइव स्क्रीन पर मैं फोन पर बात कर रहा था। झांग अंकल, आप कितने बजे पहुंचेंगे? झांग जियानगुओ हंसते हुए बोले, लगभग 10 बजे। मुझे अभी थोड़ा काम निपटाना है। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। कुछ बातें करने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करने चला गया। 9:30 बजने तक झांग जियानगुओ अपना काम खत्म करके गाड़ी से निकल पड़ा। पिछले दिन उसे ऊपर से निर्देश मिलने के बाद उसने दूसरे पार्टनर को एक्सप्लोर करना नाम के इस प्रोग्राम के बारे में जांच पड़ताल की थी। उसे पता चला कि ये एक बिल्कुल नया प्रोग्राम था और शूजे की मिस्ट्री बढ़ाने के लिए ऊपर से खास तौर पर उसे लाइव रूम में अपनी पहचान दिखाने के लिए भेजा गया था। डायरेक्टर झांग ने अनुमान लगाया कि ऊपर वाले शायद मनोरंजन के जरिए शूजे की पहचान सामने लाना चाहते थे। इससे ज्यादा लोग उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उन्हें कैसे पता था कि दूसरे पार्टनर को एक्सप्लोर करना वाला प्रोग्राम जिस इंसान को एक्सप्लोर कर रहा है वो शूजे है? ऐसा लग रहा था कि शूजे को खुद नहीं पता कि उसे पूरे समय लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। जहां तक उसकी पत्नी वेई वेई की बात थी, उसे तो और भी कुछ नहीं पता था। क्या ऊपर वालों ने शूजे की 24 घंटे सुरक्षा लगा रखी है? ऐसा सोचने पर भी ये कुछ ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। गंतव्य पर पहुंचने के बाद झांग जियानगुओ ने नीचे खड़ी काली शटल बस पर एक नजर डाली और जल्दी से ऊपर की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद झांग जियानगुओ लाइव स्क्रीन पर नजर आया। हाल में बहुत बिजी था। बहुत दिनों से आकर तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा पाया। जब कभी रिटायर हो जाऊंगा और जिंगान पुलिस ब्यूरो का डायरेक्टर नहीं रहूंगा, तब रोज आकर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही लाइव रूम में अचानक धमाका हो गया। कमेंट्स की लगातार बाढ़ आने लगी। पुलिस ब्यूरो का डायरेक्टर, ये झांग अंकल की पहचान है? डायरेक्टर रूम में ये सुनकर शो के डायरेक्टर के पसीने छूट गए। बिना अनुमति किसी को लाइव करना गैरकानूनी है।
प्रोग्राम टीम ने पहले ही अंदाजा लगा रखा था कि ऐसी स्थिति आ सकती है। उनका मूल प्लान था कि पैसे देकर मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई थी, क्या इसे पैसे से सुलझाया जा सकता था? इस वक्त लाइव रूम में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। गया काम से, लगता है ये प्रोग्राम अब बंद हो जाएगा। डायरेक्टर ने कमेंट्स देखे, फिर लाइव स्क्रीन पर मौजूद झांग अंकल को देखा। वो थोड़ा घबरा गया। अब क्या करें? लाइव बंद करें या जारी रखें? बंद करें? नुकसान बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर लाइव बंद नहीं किया तो? कुछ देर सोचने के बाद डायरेक्टर ने दांत भींचकर कहा, जारी रखो। इसके जो भी नतीजे होंगे मैं जिम्मेदारी लूंगा। वैसे भी ये जरूरी नहीं कि ये झांग अंकल सच में पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर ही हों। लाइव रूम के फैंस ने डायरेक्टर की बात सुनी तो सब कहने लगे, झांग अंकल की पहचान पता करना बहुत आसान है। इतने बड़े पद पर बैठे लोगों की जानकारी पब्लिक होती है। इंटरनेट पर सर्च करो, पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी सर्च करता हूं। डायरेक्टर ने भी तुरंत इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे जानकारी मिल गई। उसमें फोटो भी थी। डायरेक्टर ने लाइव स्क्रीन पर मौजूद झांग अंकल को देखा, फिर इंटरनेट पर मौजूद झांग जियानगुओ की फोटो देखी। उसका चेहरा तुरंत थोड़ा पीला पड़ गया। ओ भाई, ये झांग अंकल सच में वही हैं। इस वक्त डायरेक्टर के मन में घबराहट होने लगी। कहा तो गया था कि शूजे सिर्फ एक प्रोग्रामर है, फिर ये इतने बड़े आदमी को कैसे जानता है? वेई तो पूरी तरह से शॉक्ड थी। मेरा हस्बैंड इस बड़े आदमी को कैसे जानता है, और वो भी मुझसे ये बात छिपाकर? वेई के लिए ये बात और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होती जा रही थी। आखिर मेरा हस्बैंड कौन सा सीक्रेट छिपाकर रख रहा है? इधर लाइव स्क्रीन पे मैंने बनाया हुआ सारा खाना टेबल पे रख दिया था। मैंने कहा, झांग अंकल, आगे से अगर आपको मेरा बनाया खाना खाना है तो शायद आपको इंपीरियल सिटी आना पड़ेगा। झांग जियानगुओ खाना खाते हुए काफी खुश था। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए रुक गया। क्यों? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं इंपीरियल सिटी शिफ्ट होने का प्लान बना रहा हूं। हालांकि हर साल वापस आकर देखता रहूंगा। झांग जियानगुओ ने हैरानी से पूछा, अच्छा खासा चल रहा है, फिर इंपीरियल सिटी क्यों शिफ्ट हो रहे हो? हमारा ये शहर भी तो काफी अच्छा है। मैं मुस्कुराया, अच्छा तो है, लेकिन मैंने आगे कुछ नहीं कहा। असल में झांग जियानगुओ को भी मेरी पूरी पहचान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगले महीने जब मेरी पहचान पब्लिक होगी तो बहुत मुमकिन है कि मुझे इंपीरियल सिटी शिफ्ट होना पड़े। मुख्य वजह यह थी कि मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिन पर बहुत सारे देश की नजर थी। अगर मैं जियांगनान शहर में ही रहा तो मेरे परिवार की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। इस वक्त लाइव रूम में फिर से कमेंट्स आने लगे। शूजे, अगले महीने इंपीरियल सिटी शिफ्ट होने वाला है। इंपीरियल सिटी में जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। अगर थोड़ा बड़ा घर खरीदना हो तो शायद करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। डायरेक्टर रूम में छोटी असिस्टेंट ने क्यूरियोसिटी से वेई से पूछा, वेई दी, क्या आप लोग इंपीरियल सिटी जाके रहने वाले हैं? वेई अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या ये सच में मेरा हस्बैंड है? प्रोग्राम शुरू होने के बाद से उसे लगने लगा था कि वो अपने ही हस्बैंड को धीरे धीरे कम जानती जा रही है। इधर लाइव स्क्रीन पर झांग जियानगुओ स्वादिष्ट खाना खाते हुए बोला, तुम्हारे हाथ का खाना मेरे खाए हुए सभी खाने में सबसे स्वादिष्ट है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी तुम्हारे खाने के सामने कुछ नहीं है। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में हेड शेफ बन जाओ तो महीने में कम से कम 50,000 युआन कमा सकते हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शेफ बनना बहुत थका देने वाला काम है। मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहता हूं। इन 5 सालों में वेई के साथ बिताया समय मैंने बहुत एंजॉय किया है। अब जब मेरी पहचान जल्द ही पब्लिक होने वाली है तो मुझे अपने काम में लगना पड़ेगा।